नमस्कार मित्रों, मैं राम मोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर से संबंधित ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो आगामी परीक्षाओं के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारा पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2021 की थीम है। पहला विकल्प है मतदाताओं को सशक्त, सचेत, सुरक्षित और जागरूक बनाना। दूसरा विकल्प है सशक्त लोकतंत्र के लिए निर्वाचन साक्षरता। तीसरा विकल्प है कोई भी मतदाता पीछे नहीं छूटना चाहिए। चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए, मतदाताओं को सशक्त, सचेत, सुरक्षित और जागरूक बनाना जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2021 की थीम है। ठीक है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। और 25 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 25 जनवरी 1950 को जो है निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। इसी उपलक्ष्य में जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है? 25 जनवरी से जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब से मनाया जा रहा है? 2011 से। 2011 से जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा। अब की बार जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस के शुभ दिन पे जो है हमारे राष्ट्रपति द्वारा, हमारे राष्ट्रपति कौन है? माननीय रामनाथ कोविंद, ठीक है, उनके द्वारा जो है एक वेब रेडियो, उसका नाम है हेलो वोटर्स का जो है शुभारंभ किया गया। ठीक है, और साथ ही साथ जो है ई-इपिक का भी शुभारंभ किया गया। यह इलेक्ट्रॉनिक इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड है। ठीक है, तो ई-इपिक की भी शुरुआत जो है की गई है, मतलब ई मतदाता पहचान पत्र से आप कह सकते हो, ई मतदाता पहचान पत्र जो है। और यह जो है ई जो है मतदाता पहचान पत्र जो है ये आधार कार्ड की तरह जो है आधार कार्ड की तरह वोटर आईडी कार्ड जो है ऑनलाइन जनरेट किया जा सकता है। किसके मदद से? ई-इपिक की मदद से। ठीक है, तो हमारा दूसरा विकल्प है राष्ट्रीय सशक्त लोकतंत्र के लिए निर्वाचन साक्षरता। यह जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2020 की थीम थी। 2020 की थीम थी। हमारा तीसरा विकल्प है विकल्प सी, कोई भी मतदाता पीछे नहीं छूटना चाहिए। ये जो है 2019 की थीम थी। ठीक है, तो विकल्प सी 2019 की थीम है, विकल्प बी जो है 2020 की थीम है, विकल्प ए जो है 2021 की थीम है। तीनों आप एक बार देख लीजिएगा। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो को देखने के पश्चात चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ अगर आपका चैनल या वीडियो से संबंधित कोई सुझाव हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। आपका दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। पहला विकल्प है 25 जनवरी, दूसरा विकल्प है 24 जनवरी, तीसरा विकल्प है 23 जनवरी और चौथा विकल्प है 12 जनवरी। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, 24 जनवरी को जो है राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस को मनाए जाने का क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है लोगों में जागरूकता पैदा करना, जिससे लड़के एवं लड़कियों में किए जाने वाले भेदभाव को समाप्त किया जा सके। मतलब जो है इस जो राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जा रहा है, इसका उद्देश्य यही है कि जो लैंगिक असमानता है, ठीक है, उसको दूर किया जा सके और समाज में है समता की भावना आ जाए। ये नहीं है कि कोई महिला है, पुरुष है, ठीक है, जो लैंगिक विभेद है उसको खत्म करने का प्रयास किया जाता है। और इसका प्रारंभ जो है किया गया था 2009 में। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब से मनाया जा रहा है? 2009 से मनाया जा रहा है। किसके द्वारा? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा मनाया जाता है। 24 जनवरी को ही राष्ट्रीय बालिका दिवस क्यों मनाया जाता है? ठीक है, 24 जनवरी को जो है राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने का कारण यह है कि 24 जनवरी 1966 को 24 जनवरी 1966 को जो है हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री का नाम क्या है?
इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी जो है प्रधानमंत्री बनी थी, इसी कारण से जो है 24 जनवरी को यह दिवस मनाया जाता है। ठीक है। एक प्रश्न आता है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। हमारा पहला विकल्प इसमें 25 जनवरी को, अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा पहले प्रश्न में, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। विकल्प सी है 23 जनवरी को। 23 जनवरी को जो है सुभाष चंद्र बोस की जो है जयंती मनाई जाती है, और अब की बार से 2021 से जो है इसे पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया, पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया। ठीक है। अब जो है इसे 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। हमारा विकल्प डी है 12 जनवरी। 12 जनवरी को जो है राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस हमारे देश के जो है युवा विचारक कौन थे? स्वामी विवेकानंद। ठीक है। स्वामी विवेकानंद के जो है के जन्म दिवस पे जो है राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। हमारा तीसरा प्रश्न है, सही कथन का चुनाव कीजिए। पहला कथन है 5 अगस्त 2020 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास किया गया। यह कथन पूर्ण रूपेण सही है, तो मतलब कथन ए सही है। इसके बाद हमारा दूसरा कथन है, राम मंदिर ट्रस्ट के अनुसार देश के लगभग 2000 पावन तीर्थ स्थलों की पावन मिट्टी और लगभग 100 पवित्र नदियों का पावन जल श्री राम भक्तों द्वारा भूमि पूजन के निमित्त भेजा गया है। यह कथन भी सही है, पूर्ण रूपेण सही है, मतलब कथन ए और बी सही है। तीसरा कथन है कथन सी, मंदिर जो है जो प्रस्तावित राम मंदिर है 3 मंजिला होगा और इसमें गुंबदों की संख्या 5 होगी। यह कथन भी पूर्ण रूपेण सही है। हमारा अगला कथन है कथन डी, यह मंदिर नागर शैली में बना अष्टकोणीय मंदिर होगा। यह कथन भी सही है। जो मंदिर निर्माण की 3 शैलियाँ होती हैं, एक नागर शैली होती है, दूसरा द्रविड़ शैली होती है, तीसरा बेसर शैली होती है। तो जो उत्तर भारत के मंदिर होते हैं वह नागर शैली में बनाए जाते हैं, जो साउथ के मंदिर होते हैं वह द्रविड़ शैली में बनाए जाते हैं, और जो दोनों का मिक्स होता है नागर और द्रविड़ का, उसे बेसर शैली के नाम से जाना जाता है। तो जो हमारा राम मंदिर जो प्रस्तावित है वह नागर शैली में बनाया जाएगा। ठीक है। इसके बाद हमारा ई कथन है, मंदिर के प्रमुख शिल्पकार चंद्रकांत सोमपुरा है। मंदिर के प्रमुख शिल्पकार चंद्रकांत सोमपुरा है। यह कथन भी सही। इस प्रकार से जो हमारे कथन ए से लेकर ई तक सभी कथन सही हैं, तो प्रथम विकल्प है सभी कथन सही है, सही आंसर होगा। ठीक है। अभी राम मंदिर ट्रस्ट के जो चेयरमैन हैं उनको क्या नाम है, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, उनका क्या नाम है? नृपेंद्र मिश्रा। नृपेंद्र मिश्रा को जो है अभी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, और यह राम मंदिर जो ट्रस्ट है उसके चेयरमैन हैं। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, 16 नवंबर 2020 को चुनाव आयोग ने किस अभिनेता को पंजाब का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है? स्टेट आइकॉन कहाँ का? पंजाब का। ठीक है। तो पहला विकल्प है सोनू सूद, दूसरा विकल्प है सलमान खान, तीसरा विकल्प है अमिताभ बच्चन, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए, सोनू सूद को जो है चुनाव आयोग ने नवंबर 2020 में पंजाब का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है। विकल्प बी है सलमान खान। सलमान खान जो है भारत पे के जो है ब्रांड एम्बेसडर हैं। दूसरा विकल्प सी है अमिताभ बच्चन। तो अमिताभ बच्चन जो है कई वस्तुओं को, कई कंपनियों के जो है ब्रांड, कई मिशनों के ब्रांड एम्बेसडर है। ये है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के जो है ब्रांड एम्बेसडर हैं, गुजरात के ब्रांड एम्बेसडर हैं, स्वच्छ भारत मिशन के ब्रांड एम्बेसडर हैं, दरवाजा बंद अभियान के ब्रांड एम्बेसडर हैं, प्लस पोलियो, ठीक है, प्लस पोलियो अभियान के ब्रांड एम्बेसडर हैं, जीएसटी के ब्रांड
एम्बेसडर हैं, हेपेटाइटिस बी उन्मूलन के जो है ब्रांड एम्बेसडर हैं। साथ ही साथ जो डीडी किसान चैनल है उसके भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। ठीक है, तो हमारा इसमें जो सही आंसर है विकल्प ए सोनू सूद। अगला प्रश्न है 6 नवंबर 2020 को भारत के किस कॉमिक्स हीरो को नमामि गंगे परियोजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? पहला विकल्प है शक्तिमान, दूसरा विकल्प है चाचा चौधरी, तीसरा विकल्प है सुपर कमांडो ध्रुव, चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, चाचा चौधरी को जो है जो नमामि गंगे परियोजना है उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है हाल में ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने नई बैग पॉलिसी जारी की है जिसमें बैग का भार अधिकतम हो सकता है। पहला विकल्प 4 किलोग्राम, दूसरा विकल्प 5 किलोग्राम, तीसरा विकल्प 8 किलोग्राम, चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर विकल्प बी 5 किलोग्राम। अभी जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने नई बैग पॉलिसी जारी की है उसमें बैग का भार अधिकतम कितना हो सकता है? 5 किलोग्राम हो सकता है। हमारा अगला प्रश्न है कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम की निगरानी हेतु कौन सा ऐप है? पहला है कोविन ऐप, दूसरा है कोविड-19 ऐप, तीसरा विकल्प वैक्सीन केयर ऐप, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए कोविन ऐप। कोविन ऐप, इसका ऐसे लिखा जाएगा कोविन ऐप। ठीक है, तो कोविन ऐप जो है जो कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम है, ठीक है, उसकी निगरानी हेतु कोविन ऐप बनाया गया है, कोविन है। ठीक है, कोविन का फुल फॉर्म क्या है? कोविन का फुल फॉर्म क्या है? तो कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क। ठीक है, कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क ऐप इसका फुल फॉर्म है और इसे जो है टीकाकरण कार्यक्रम की निगरानी हेतु बनाया गया है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है द ट्रूथ्स बी होल्ड किसकी आत्मकथा है? पहला विकल्प है उदय कोटक, दूसरा विकल्प है जो बिडेन, तीसरा विकल्प है कमला हैरिस, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी कमला हैरिस। कमला हैरिस ने जो है द ट्रूथ्स बी होल्ड, ठीक है, नामक एक पुस्तक की रचना की है जो कि उनकी आत्मकथा है। ठीक है, और कमला हैरिस हैं कौन? कमला हैरिस जो है अभी हाल में ही संयुक्त राज्य अमेरिका की जो है उपराष्ट्रपति चुनी गई हैं। क्या चुनी गई हैं? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की उपराष्ट्रपति चुनी गई हैं। ठीक है, विकल्प ए है उदय कोटक, दूसरा विकल्प है जो बिडेन। तो जो विकल्प ए है उदय कोटक, तो उदय कोटक जो है एक उद्योगपति हैं और हाल में ही जो है भारतीय आयोग परिसंघ का जो है इन्हें चेयरमैन नियुक्त या अध्यक्ष नियुक्त किया गया है जिसको हम CII बोलते हैं। ठीक है, तो उदय कोटक को भारतीय आयोग परिसंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और विकल्प बी है जो बिडेन भी जो है अभी हाल में ही संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए हैं और उनका जो क्रम है 46वें क्रम के राष्ट्रपति हैं। हमारा अगला प्रश्न है अनुच्छेद 370 का प्रारूप तैयार किया था। पहला विकल्प है गोपाल स्वामी अयंगर, दूसरा विकल्प है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तीसरा विकल्प है आह्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए गोपाल स्वामी अयंगर ने अनुच्छेद 370 का प्रारूप तैयार किया था। हमारा विकल्प बी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान के निर्माता के रूप में जाना जाता है
और जो संविधान निर्माण की जो संविधान सभा की प्रारूप समिति बनी थी, तो प्रारूप समिति के जो है अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थी। ठीक है। और विकल्प सी है आह्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर, तो आह्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर जो है प्रारूप समिति के एक सदस्य थे। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है हर घर जल बनने वाला प्रथम राज्य है। तो पहला विकल्प है गुजरात, दूसरा विकल्प है सिक्किम, तीसरा विकल्प है गोवा, चौथा विकल्प है असम। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी गोवा। हर घर जल राज्य बनने वाला प्रथम राज्य कौन है? गोवा है। ठीक है। जो जल जीवन मिशन है उसके तहत जल जीवन मिशन या हर घर जल योजना है, और उसके तहत जो है हर घर जल बनने वाला राज्य कौन सा है? गोवा है। जो 2020-21 का बजट आया था उसमें हर घर जल के लिए जो है बजट पेश किया गया था। ठीक है। उसके तहत जो है देश के सभी घरों में, इसका लक्ष्य क्या है? देश के सभी घरों में पाइपलाइन से जल पहुंचाना। कब तक? ये भी प्रश्न आ सकता है कि जल जीवन मिशन या हर घर जल योजना के तहत जो है देश के सभी घरों में पाइपलाइन से जल पहुंचाने का लक्ष्य कब तक निर्धारित किया गया है? तो 2024 तक जो है यह लक्ष्य निर्धारित किया गया है, और 3.5 लाख करोड़ रुपए का बजट इसके लिए सरकार ने 2020-21 के बजट में दिया है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है असत्य कथन का चुनाव कीजिए। पहला कथन है भारत का प्रथम लिथियम रिफाइनरी का निर्माण गुजरात में किया जा रहा है। ठीक है। तो यह कथन पूर्ण रूपेण सही है कि जो भारत की प्रथम लिथियम रिफाइनरी है उसका निर्माण कहाँ किया जा रहा है? उसे गुजरात में उसका निर्माण किया जा रहा है। ठीक है। दूसरा कथन है रिफाइनरी निर्माण के लिए मणिकरण पावर लिमिटेड 1000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। यह कथन जो है सही है। यह कथन सही है। जो हमारी सौर उसमें जो है नवीकरणीय योजना की जो एक कंपनी है यह मणिकरण पावर लिमिटेड, और जो है यह लिथियम रिफाइनरी के लिए जो है लगभग 1,01,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। हमारा विकल्प सी है इस रिफाइनरी के लिए लिथियम अयस्क का आयात ऑस्ट्रेलिया से किया जाएगा। जैसा कि हम लोगों को मालूम है कि भारत में जो है लिथियम अयस्क नहीं होता है, तो इसलिए जो है भारत ने लिथियम अयस्क को आयात करने का निर्णय कहाँ से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से जो है इसे आयातित करेगा। ठीक है। हमारा अगला विकल्प है इसके लिए किसके लिए? आयात के लिए जो है मणिकरण पावर लिमिटेड एवं रिलायंस के मध्य समझौता हुआ है। मतलब यहाँ पे जो लिथियम रिफाइनरी बनाई जाएगी उसके लिए मणिकरण पावर लिमिटेड एवं जो है, यह कथन सही नहीं, क्योंकि रिलायंस के मध्य जो है यह समझौता नहीं हुआ। मणिकरण पावर लिमिटेड और रिलायंस के मध्य समझौता नहीं हुआ है, बल्कि जो है यह समझौता हुआ है एक ऑस्ट्रेलियाई फर्म है नियो मेटल्स, उसके मध्य जो है यह समझौता हुआ है। तो कथन डी जो है गलत है। तो हमारा कथन ए बी सी सही है और कथन डी जो है गलत है। तो यहाँ पे प्रश्न भी है असत्य कथन का चुनाव कीजिए। अगला प्रश्न है हाल में ही किस देश ने दुनिया का पहला 6G प्रायोगिक उपग्रह लॉन्च किया है? ठीक है। पहला विकल्प है दक्षिण कोरिया, दूसरा विकल्प है संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरा विकल्प है रूस, चौथा विकल्प है चीन। तो सही आंसर है विकल्प डी चीन। दुनिया का पहला 6G प्रायोगिक उपग्रह किसने किया है? चीन ने लॉन्च किया है, और उसका दावा है कि यह जो है वर्तमान जो है 5G सिस्टम जो है उससे 100 गुना तेज होगा, और इस उपग्रह का जो वजन है लगभग 70 किलोग्राम है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है
भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष हैं? पहला विकल्प है उदय कोटक, दूसरा विकल्प है अधीर रंजन चौधरी, तीसरा विकल्प है ओम बिरला। तो हमारा चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए, उदय कोटक भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष हैं। अभी हम लोगों ने उसे भारतीय उद्योग या भारतीय परिषद के अध्यक्ष हैं। कौन? उदय कोटक। और अधीर रंजन चौधरी कौन है? अधीर रंजन चौधरी। अधीर रंजन चौधरी जो है लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं। अब हम लोगों ने एक वीडियो में पढ़ा था लोक लेखा समिति, उसके जो है अध्यक्ष हैं। इसके बाद विकल्प सी है ओम बिरला। तो ओम बिरला जो है वर्तमान जो लोकसभा है, ठीक है, उसके अध्यक्ष हैं, लोकसभा अध्यक्ष हैं। और हम इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है वैश्विक जलवायु परिवर्तन इंडेक्स 2021। वैश्विक जलवायु परिवर्तन इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान है। पहला विकल्प है 12वीं, दूसरा विकल्प 9वीं, तीसरा विकल्प 10वीं, चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी 10वें। तो वैश्विक जलवायु परिवर्तन इंडेक्स 2021 में भारत को जो है 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। और वैश्विक जलवायु परिवर्तन इंडेक्स जारी कौन करता है, यह प्रश्न भी जो है इम्पॉर्टेंट है। तो यह जर्मन वॉच जो है इसे जारी करता है। और यह जो है जर्मनी के वान में अवस्थित है। जर्मनी के वान में अवस्थित है। और अब की बार जो है इस इंडेक्स में प्रथम 3 स्थान पे जो है किसी को नहीं रखा गया है, क्योंकि उन्होंने निर्धारित मानक को पूरा नहीं किया। और चौथा स्थान जो है स्वीडन को प्राप्त हुआ है। चौथा स्थान जो है स्वीडन को प्राप्त हुआ है। ठीक है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है देश के पहले जेंडर पार्क की स्थापना हुई है। पहला विकल्प हरियाणा, ये हरियाणा हो गया है, ठीक है, हरियाणा। दूसरा विकल्प है बिहार, तीसरा विकल्प है केरल, चौथा विकल्प है गोवा। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी। देश के पहले जेंडर पार्क की स्थापना कहाँ हुई है? केरल में हुई है। केरल में एक स्थान है कोझिकोड। तो केरल के कोझिकोड में जो है देश के पहले जेंडर पार्क की स्थापना हुई है। और अभी जो है ये जो है इसलिए चर्चित में है कि 11 फरवरी से यह चालू हो जाएगा। 11 फरवरी से जो है यह पार्क चालू हो जाएगा। और इस पार्क को जो है स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य है लैंगिक असमानता को दूर करना। लैंगिक असमानता को दूर करना। और इसके निर्माण में कुल 300 करोड़ रुपए की खर्च है। 300 करोड़ रुपया जो है कुल खर्च हुआ है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है अभी हाल में ही चर्चित पथारू घाट अवस्थित है। अभी हाल में ही चर्चित पथारू घाट अवस्थित है। पहला विकल्प है मेघालय, दूसरा विकल्प असम, तीसरा विकल्प है गोवा, चौथा विकल्प है उत्तर प्रदेश। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, असम में। तो कहाँ पे है पथारू घाट? वह वर्तमान असम में स्थित है। और यह क्यों चर्चा में रहा है? ठीक है, चर्चा में यह रहा है अभी जो है 28 जनवरी को जो है यह चर्चा में रहा। क्यों रहा? क्योंकि 28 जनवरी 1894 में यहाँ पे जो है भूलगान का विरोध कर रहे किसानों में जो है अंग्रेजों ने गोलीबारी किया था। और उनमें कुल 140 किसान शहीद हो गए थे। 140 किसान शहीद हो गए थे। इसलिए जो है यह स्थल जो है अभी हाल में चर्चा में रहा है। ठीक है, अभी किसान आंदोलन जो किसानों के द्वारा किया जा रहा है उसी के परिप्रेक्ष्य में जो है पथारू घाट जो है चर्चा में आया है कि एक समय में जो है पथारू घाट में भी जो अंग्रेजों ने लगान का विरोध कर रहे 140 किसानों को मौत के घाट उतार दिया था। हमारा अगला प्रश्न है वैश्विक भ्रष्टाचार धारणाबोध सूचकांक। वैश्विक भ्रष्टाचार धारणाबोध सूचकांक जिसे करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स 2020 कह सकते हैं आप। तो इसमें जो है भारत का स्थान है। तो पहला विकल्प है 80वां, दूसरा विकल्प 86वां, तीसरा विकल्प 81वां, चौथा विकल्प इनमें से
कोई नहीं, तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी। 86वां स्थान जो है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत को प्राप्त हुआ है। और यह इंडेक्स जारी कौन करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा, इंटरनेशनल के द्वारा जो है इसे जारी किया जाता है। भारत को कितना स्थान मिला है? 86वां स्थान मिला है। 2019 में जो है 80वां स्थान प्राप्त हुआ था। और यह जो सूचकांक है 2021 का न होकर 2020 का है। ठीक है। और इसमें प्रथम स्थान पे कौन था? तो प्रथम स्थान पे दो देश थे, न्यूजीलैंड और डेनमार्क। न्यूजीलैंड और डेनमार्क जो है प्रथम दो स्थान पे थे। और अंतिम स्थान पर 179वां स्थान जिसे कह सकते हो आप, दक्षिणी सूडान एवं डेनमार्क का था। दक्षिणी सूडान एवं सोमालिया का था। ठीक है। और इसमें कुल 180 देशों को जो है इस सूचकांक में सम्मिलित किया गया था। और यह सूचकांक जो है रैंकिंग का आधार जो इसमें होता है इस सूचकांक में सार्वजनिक क्षेत्रों में भ्रष्टाचार का स्तर, सार्वजनिक क्षेत्रों में भ्रष्टाचार का स्तर होता है। तो वैश्विक स्तर पर जो है भ्रष्टाचार की स्थिति की जानकारी देने वाली यह जो है संस्था है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। और उसी के द्वारा जो है करप्शन परसेप्शंस 2020 जारी किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल में ही सृष्टि गोस्वामी को कहाँ का मुख्यमंत्री एक दिन के लिए बनाया गया था? पहला विकल्प है राजस्थान, दूसरा विकल्प है उत्तराखंड, तीसरा विकल्प है मिजोरम, चौथा विकल्प है उत्तर प्रदेश। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, उत्तराखंड। सृष्टि गोस्वामी जो है उत्तराखंड के हरिद्वार की रहने वाली हैं। ठीक है, उत्तराखंड के हरिद्वार की रहने वाली हैं। और इन्हें राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। तो 24 जनवरी 2021 को एक दिन के लिए जो है उत्तराखंड का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था। ठीक है, यह प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। इसके बाद अभी हमारा अगला प्रश्न है, अभी हाल में ही किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? पहला विकल्प है एस.पी. बालासुब्रमण्यम, दूसरा विकल्प है रामविलास पासवान, तीसरा विकल्प है शिंजो अबे, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी, इनमें से कोई नहीं है। क्योंकि अब की बार जो पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई है उसमें किसी भारत रत्न की घोषणा नहीं है, बल्कि पद्म विभूषण, भूषण और पद्मश्री की घोषणा हुई है। भारत रत्न जो है अब की बार किसी को भी नहीं दिया गया है। तो जो हमारा पहला विकल्प है एस.पी. बालासुब्रमण्यम, हम लोगों ने पद्म पुरस्कारों की वीडियो में इसमें पढ़ा था कि यह एक जो है गायन से संबंधित पार्श्व गायक हैं और इनके आजीवन जो है योगदान को देखते हुए सरकार ने जो है इन्हें पद्म विभूषण प्रदान किया है। और विकल्प भी है रामविलास पासवान। तो रामविलास पासवान जो एक दलित नेता थे, कई बार इन्होंने जो है मंत्री पद को इन्होंने सुशोभित किया था। हाल में इनकी मृत्यु हो गई है। बिहार से बिलोंग करते हैं और इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया। एस.पी. बालासुब्रमण्यम को पद्म विभूषण और रामविलास पासवान को पद्म भूषण दिया गया। विकल्प सी है शिंजो अबे जो है जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे और इन्हें जो है पद्म विभूषण पुरस्कार से विभूषित किया गया है। ठीक है, इसके बाद जो है हमारा अगला प्रश्न है, 25 जनवरी 2021 को कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई? पहला विकल्प है 119, दूसरा विकल्प है 117, तीसरा विकल्प है 111, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर विकल्प ए, 119 व्यक्तियों को जो है पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, सम्मानित की घोषणा हुई है। इसमें से जो है 7 लोगों को पद्म विभूषण, 10 लोगों को पद्म भूषण और 102 लोगों को पद्मश्री दिया गया है। तो 10, 7, 17 और 102, 119 लोगों को जो है पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। और इसकी चर्चा मैंने एक अलग से वीडियो बना के की है उसमें।
इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न 21वां है और शायद अंतिम प्रश्न भी है। अंतिम प्रश्न है, फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स, फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स कहा जाता है? पहला विकल्प कमला हैरिस, दूसरा विकल्प नरेंद्र सिंह कपानी, तीसरा विकल्प डॉक्टर बिरला मुनप्पा हेगड़े, चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, नरेंद्र सिंह कपानी। नरेंद्र सिंह कपानी जो है, इनका जन्म जो पंजाब के मोगा में हुआ था और बाद में इन्होंने अमेरिका की, यूएसए की जो है सदस्यता, नागरिकता ग्रहण कर ली थी। ठीक है, तो यह वर्तमान यूएसए के हैं और इन्हें जो है फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स कहा जाता है, क्योंकि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इन्होंने काफ़ी वर्क किया, मुख्य रूप से फाइबर ऑप्टिक्स के क्षेत्र में। और ये मरणोपरांत जो है पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और विकल्प सी है डॉक्टर बिरला मुनप्पा हेगड़े। तो डॉक्टर बिरला मुनप्पा हेगड़े जो कर्नाटक के रहने वाले हैं और इन्हें चिकित्सा में कार्य करने के लिए जो है पद्म विभूषण प्रदान किया गया है। मुख्य रूप से एक हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। ठीक है, इन्हें जनता का चिकित्सक कहा जाता है, इन्हें जनता का चिकित्सक कहा जाता है। पहला विकल्प है कमला हैरिस, अभी हम लोगों ने ऊपर चर्चा किया, इन्होंने हाल में ही जो है अमेरिका की जो प्रथम महिला उपराष्ट्रपति नियुक्त हुई हैं। तो मित्रों, आज की वीडियो में मैंने कुल 21 प्रश्नों को रखा था और ये प्रश्न जो है परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूं और अतिशीघ्र ही दूसरा पार्ट लेकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित होऊंगा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।